हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। क्लास 12th की फिजिक्स में ये आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। बच्चों, इस वाले चैप्टर में अभी तक हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम, क्या होता है बच्चों और स्टेट का नियम, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। और साथ ही साथ हमने बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग भी किए थे, धमाकेदार एकदम। तो बच्चों, इसके बाद फिर हमने समझा कि एम्पियर का नियम क्या होता है। आज मैं करने वाला हूं एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में 3 प्रकार से बच्चों पूछे जाते हैं। क्या 3 प्रकार के अनुप्रयोग हैं, जिसमें से आज मैं 2 यहां पे आपको डिस्कस करके दे दूंगा, जिसमें दूसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीसरा वाला तो इंपॉर्टेंट है ही बच्चों। तो आज के 2 जो अनुप्रयोग यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, तीसरा इसके बाद हम लोग अपने लेक्चर नंबर 5 में करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरु जी है तो संभव है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक बच्चों पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, इस चैप्टर की लिंक मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 की लिंक मिल जाएगी, जाके आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। शुरू करें फिर आज का सेशन। चलिए बिना देर किए हुए सेशन को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम समझते हैं कि एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में कौन सा हमको अनुप्रयोग आज पढ़ना है। पहला अनुप्रयोग है बच्चों हमारा अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यह हमारा पहला होगा बच्चों। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग समझेंगे कि आखिर प्रणालिका क्या होती है। प्रणालिका को समझने के बाद ये जो हमारा दूसरा अनुप्रयोग होगा बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आज ये दोनों निगमन यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद फिर तीसरा निगमन हम लोग टोरॉइड वाला जो है वो समझेंगे बच्चों। तो चलिए फिर शुरू करें आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखा है कि एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। देखिए, एम्पियर का नियम आपने पढ़ा था कि किसी भी एक बंद परिपथ में उत्पन्न जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका रेखीय समाकलन बच्चों, उसका रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में जो धारा उत्पन्न होगी उसका म्यू नॉट गुना होगा। मतलब ये नियम आपने पढ़ा था। इसी का उपयोग करके हमको अपने जो पहले नियम को पहले अनुप्रयोग को यहाँ पे करके दिखाना है। पहला है हमारा अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चलिए सबसे पहले इन्होंने जो कहा है वो कर लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक तार है। तो बच्चों ये मान लिया हमने कि हमारे पास एक जो है इस तरीके का तार है। ये जो इस तरीके का तार हमने बनाया है, इस तार के कारण कुछ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है हमें ज्ञात करनी है। कहाँ ज्ञात करनी है? इस तार से दूर हम लोग एक बिंदु P मानेंगे। तो मान लिया कि ये तार है और इस तार में I एम्पियर की धारा बह रही है बच्चों। ये I एम्पियर की धारा ऊपर की ओर बह रही है। इससे दूर एक हमारा बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। शुरू करें फिर हम लोग। तो हमने क्या किया, इस बिंदु P से होकर जाने वाला हमने बच्चों यहाँ पे एक इस प्रकार से लूप बना लिया। ठीक है, इस तरीके से लूप बना लिया। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। ये जो फिगर हमने यहाँ पे बनाया है इसको जरा हम अब दूसरी तरीके से अच्छे से बनाना चाहते हैं। ठीक है, अभी तो हमने आपको दिखा दिया कि कैसी फीलिंग है, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। अब हम इसको जरा सही से बना देते हैं। जरा ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक लूप है। ठीक है, ये हमने लूप बना दिया। लूप बनाने के बाद फिर हमने दिखाया कि ये देखो एक तार है, इस तरीके से तार बना दिया और बच्चों इस तरीके से ये तार इस तरीके से बन गया। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में किया था। तो उसके बाद ये हमारा बिंदु O है और ये लूप कैसा है, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि ये लूप कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये लूप कुछ इस प्रकार से है बच्चों। ये लूप है। अब इसमें बीच में कोई एक जो है तार है। अब आप समझ गए, इसी तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि इस वृत्ताकार लूप के ऊपर है। तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी है, जो कि हमने कितनी मान ली है? R। और इस तार में जो धारा बह रही है वो कितनी बह रही है बच्चों? I। ये हमने मान लिया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, जो किया है उसको लिख देते हैं। हमने लिखा कि माना एक धारावाही तार है बच्चों। देखो एक बात याद रखना, अगर आपको लगता है कि शिवम सर ऐसे लिख कर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तो इस वीडियो को स्पीड में देख लेना,
क्योंकि अदर टीचर जो आपको मिलेंगे यूट्यूब पर वो कहेंगे कि आइए हम डायरेक्ट समझा के जाते हैं, नोट्स आप जो है हमारे से परचेज कीजिए। लेकिन हम ऐसा नहीं, अगर आपको कुछ मिलता है तो टाइम दे सकते हो आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, ये बात तो गारंटी है कि आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो एक धारावाही चालक, माना एक धारावाही बच्चों चालक तार है जिसमें कितनी धारा बह रही है, एक धारावाही चालक तार जिसमें I एम्पेयर की धारा बह रही है। तो आपको कहीं नोट्स के लिए भी नहीं जाना है क्योंकि आप ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। माना एक धारावाही चालक तार जिसमें I एम्पेयर की धारा बह रही है, तो हमने ये लिख लिया कि इसमें I एम्पेयर की धारा बह रही है बच्चों, ये हमने लिख लिया, I एम्पेयर की धारा बह रही है। ठीक है, इतनी धारा इसमें बह रही है बच्चों। अब हमने मान लिया कि तार से R दूरी पर बच्चों एक बिंदु है, तार से R दूरी पर एक बच्चों बिंदु है, और वो कौन सा है, P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जहां हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जहां हमें बच्चों चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी आप लिख सकते हो। ये हमने मान लिया। ठीक, ये बच्चों हमने मान लिया कि जहां पे हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमें नहीं लगता कि आपको 1% भी समस्या होगी। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपका लूप था, इसमें ये जो बीच में तार जा रहा था, हर जगह पर ये जो OP दूरी है, मैं कहीं पर बिंदु ले लूं, मैंने जैसा एम्पियर का नियम आपको बताया भी था कि अगर ये P पॉइंट आप यहां भी लेते तो दूरी बराबर ही होती है, OP दूरी यहां भी समान ही होती। आपको ऐसा दिख रहा है कि ये गोल गोल मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये हम आपको 3D में दिखा रहे थे। समझ गए बच्चों? तो ये हमारा हो गया इतना। अब मेरे कहने का क्या मतलब है, R दूरी अगर ये है तो मैं इसको अगर मिला दूं तो ये भी R ही दूरी होगी, क्योंकि ये एक वृत्ताकार लूप है। आपको ये दिखाया नहीं गया है वृत्ताकार यहां। ठीक है, अब आई थिंक आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हमने इतना मान लिया, आगे करें अब हम लोग। चलो, हमने माना कि धारावाही, ये हमारा जो कौन सा है, लूप ना, तो वृत्ताकार लूप के सभी बिंदुओं पर क्या समान होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। अब ये क्यों समान होगा, इसे हम डायरेक्ट क्यों समझ लें, है ना भाई, डायरेक्ट क्यों समझ लें हम लोग। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बच्चों B बराबर, देखो B बराबर, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, μ0/2π और I/R। ठीक, अगर हम लोग धारा समान है, μ0 कांस्टेंट होता है, 2π भी कांस्टेंट होता है, तो R का मान अगर समान होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी हर जगह पे क्या होगा, समान ही होगा भाई, हर जगह पे तो समान ही होगा। ठीक, तो ये हमने मान लिया क्योंकि R का मान हर जगह पे समान है, ये हमने एम्पियर के अपने नियम में भी बताया हुआ है। तो हमने लिखा कि एम्पियर के नियम से, एम्पियर के बच्चों नियम से, एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर का नियम कहता है बच्चों कि रेखीय समाकलन BDL, है ना, बराबर μ0 और उसके बाद I, ये कहता है, ये बच्चों कहता है कि BDL μ0 और उसके बाद I, ये हमारा क्या कहता है, अपना एम्पियर का नियम कहता है। ठीक, हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। इसको हमने मान लिया कि ये हमारा समीकरण नंबर बच्चों क्या है, 1 है। आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अतः अब हम लोग इस BDL को यहां लिखेंगे और उसके बाद हम जानते हैं कि ये जैसे ही वेक्टर हटेगा हमारे पास आएगा BDL और उसके बाद cos थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, जरा इसको समझिए भाई, थीटा क्या होता है इसको समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये थीटा जो होता है, ये थीटा हमारा जो ये धारा की दिशा हो गई, यहां पे हमने लघुखंड मान लिया और ये लघुखंड हमारा कौन सा हो गया, DL हो गया। हमने आपको बताया कि ये लघुखंड जो DL है, एम्पियर के नियम में भी बताया था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, कि
अगर ये हमारी धारा इस तरीके से बह रही है, हम अपने इस वाले हाथ को देखें, ठीक है, ये हमारा अंगूठा हो गया धारा की दिशा और ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र। अब बच्चों ये कैसे होगा, ये लंबवत होगा। ये बात हमने वहां पर भी आपको बताई थी कि ये हमारा डीएल के, ये जो डीएल आपको दिख रहा है ये डीएल, ठीक, ये डीएल हमारी इधर होगी और डीएल की दिशा भी कैसी है, ऊपर की ओर है, और उसके बाद बी की दिशा भी कैसी है बच्चों, ऊपर की ही ओर है, ठीक। अब ये कैसे समझते हैं, इसको देखिए, ठीक, इसको देखिए जरा ध्यान से। ये हमारा क्या है बच्चों, लूप है ना। अब यहां पे अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे मिलाने की कोशिश करूं और उसके बाद मैं देखूं जरा ध्यान से कि ये धारा इसमें बह रही है ऊपर की ओर, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसका मतलब इस पॉइंट पे एक ऐसे लाइन जाएगा, ऐसे स्पर्श करती हुई लाइन जाएगी। तो देखो इस लूप को स्पर्श करती हुई हमने एक लाइन बना दी और हम बोलेंगे कि ये हमारी बी की दिशा होगी, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिएगा। ये देखो इधर से मेरा अंगूठा है और ये मेरा उंगलियों की दिशा है ऐसे, तो ये स्पर्श करती हुई जाएगी इसकी बी की दिशा, ठीक है। तो डीएल की दिशा तो आपको पता ही है कि वो गोल गोल घूम रहा है। हम लोग यहां लिखेंगे कि चूंकि बी व डीएल की दिशा बच्चों क्या है, समान है, इसलिए बच्चों जो थीटा बनेगा, थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। अगर थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो हम बोलेंगे कि यहां से आएगा बी और डीएल और कॉस 0। अच्छा कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो कॉस 0 वहां से हट जाएगा, काम खत्म इसका बच्चों, ठीक। अब बी को निकाल लेंगे बाहर और यहां से बचेगा हमारे पास डीएल। बताओ कुछ था इसमें, कुछ भी तो नहीं है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, बी डीएल म्यू आई। आई थिंक यहां तक आप लोगों को 1% भी कोई समस्या नहीं हुई होगी, है ना। अब देखो ये हमने समीकरण नंबर 1 लिखा और यहां इसका मान जो होता है वो कितना है, म्यू और आई, और यहां भी हमने रख दिया म्यू और बच्चों आई, म्यू नॉट आई। यहां से हमने लिखा बी और ये डीएल का हम लोग अगर समाकलन करेंगे तो एल आएगा और ये म्यू 0 आई। ये एल है क्या, इस वृत्ताकार जो ये लूप बना हुआ है इसकी क्या है बच्चों, परिधि है। अगर ये इसकी परिधि है तो इसका मतलब है कि एल का जो मान होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हमने 2 पाई आर लिख लिया और ये म्यू 0 आई हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर हम लोग इस b का मान निकालें तो हमारे पास आएगा म्यू 0 और 2 पाई को हम अब बच्चों अपॉन में ले आएंगे तो ये आएगा 2 पाई और इसके बाद ये r जो है ना वो भी नीचे आएगा और ये हो जाएगा i अपॉन आर। बोलो क्या 1% कुछ भी समस्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो हमने लिखा कि भाई b बराबर आया म्यू 0 अपॉन 2 पाई और उसके बाद बच्चों i बाई आर। ये तो हमारा बहुत आसान वाला निगमन था जो हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया। बच्चों मैंने किया क्या, मैं सबसे पहले बताता हूँ। मैंने माना कि हमारे पास एक कोई तार है और इस तार से कुछ दूरी पी है और वहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैंने ये माना कि भाई तार में धारा जो बह रही है वो ऊपर की ओर है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस तरीके से इस पे स्पर्श करती हुई रेखा खींचेंगे वो होगा। तो हमने एक स्पर्श करती हुई रेखा खींच दी और ये डीएल की दिशा भी देखो इधर ही होगी, तो इसका मतलब डीएल और बी दोनों की दिशा एक तरफ है। तो हमने मान लिया थीटा का मान 0 होगा और हम जानते हैं अपना ये वाला नियम। ये नियम हमारा क्या कहता है भाई, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। इसका हमने क्या कर दिया, समाकलन। इसका समाकलन कर दिया, हमारा आंसर आ गया, कुछ है ही नहीं। आई बात समझ में? चलो अब हम इसको ना 1 मिनट में ऐसे समझते हैं जैसे कि पूरा कैलकुलेशन एक बार मन में सेट हो जाए, हमको कहीं से नकल ना मारनी पड़े। चलो देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हमने लिखा कि बच्चों हमने लिखा कि बी डी एल और उसके बाद म्यू 0 आई। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ भी ये वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर। अब हम इसको जरा डायरेक्ट वे में समझते हैं। हमने लिखा समाकलन हटाया और समाकलन और बी डी एल और उसके बाद बच्चों कॉस थीटा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कितना आसान बना देंगे हम अभी उसको। अब बी डी एल कॉस थीटा हुआ ना, थीटा का मान कितना बताया सर ने, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि बी और डी एल दोनों एक दिशा में हैं। तो यहाँ से आएगा मेरे पास बी और डी एल और उसके बाद होगा बच्चों म्यू 0 आई। कुछ था इसमें, एक कुछ भी नहीं है ना। अब बच्चों कॉस थीटा, क्योंकि वो 0 गायब हो गया। अब हम जानते हैं बी आएगा और उसके बाद डी एल का करेंगे तो एल आएगा और ये म्यू 0 आई आएगा, ठीक।
अब हमने L का वैल्यू कर दिया 2 पाई R हो गया, और उसके बाद बच्चों ये B हो गया और ये म्यू 0 I हो गया। ठीक, अब हमने सब कुछ नीचे भेजा तो मेरे पास हो गया म्यू 0 I, और उसके बाद यहाँ से R और यहाँ से बच्चों 2 पाई। बोलो खत्म हो गया कि नहीं? यार कुछ भी नहीं है, कितना आसान है बताओ, है ना। चलो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे अपने दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट वाले निगमन की। हाँ, तो अब हम लोग समझते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट वाले बच्चों निगमन को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको बहुत आराम से बताने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रणालिका क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं आपको प्रणालिका बताता हूँ। करते क्या है कि एक हम लोग बच्चों नर्म लोहे की क्रोड लेते हैं। मान लो ये नर्म लोहे की क्रोड है। इस नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर हम लोग कुछ तांबे के तार के क्या करेंगे, फेरे इस तरीके से लपेट देंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। ये नर्म लोहे की एक क्रोड ली गई है और उसके ऊपर हम लोग तांबे के तारों को हमने क्या कर दिया है, लपेट दिया है। आई बात समझ में? हमने इन तांबे के तारों को लपेट दिया, तांबे के तार, और लपेटने के बाद जो बनकर तैयार होगा वो क्या बनकर तैयार होगा बच्चों, प्रणालिका तैयार होगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोलेनॉइड। अब ध्यान से सुनना, हम लोग क्या किए, हम लोगों ने सबसे पहले एक नर्म लोहे की क्रोड ली। कुछ इस प्रकार से हमने एक नर्म लोहे की क्रोड ले ली बच्चों, ऐसे ले ली। लेने के बाद हमने इसमें तांबे के कुछ तार के फेरे जो है वो लपेट दिए, ऐसे देखो। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूं, है ना। ऐसे तांबे के तार के फेरे, ऐसे पीछे से गया और उसके बाद ऐसे आया, और फिर से देखो यहां से निकलेगा ये ना, और निकलने के बाद मैं ऐसे बना देता हूं, आप समझ जाओगे। ऐसे करके हमने इसको बना दिया। ठीक है, बोलो क्या समझ में आया? ऐसे करके, और ये पीछे से होके आएगा ना, पीछे से ऐसे, ऐसे पीछे से होके आएगा। अब बच्चों क्या किया कि ये ऐसे निकाल लिया। अब ये जो बनकर तैयार हुआ, ये क्या बनकर तैयार होगा बच्चों, प्रणालिका। जैसे ही हम इसको किसी एक बैटरी से जोड़ेंगे, मान लो हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, और ये बैटरी का धन सिरा और ये ऋण सिरा और ये धन सिरा और उसके बाद ऋण सिरा। जैसे ही हमने इसको किसी एक बैटरी से जोड़ा बच्चों, और ये कुंजी लगा दी हमने, तो इसमें ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो प्रणालिका थी, अगर हम लोग इस प्रणालिका के भाई इस तार के दोनों सिरों को किसी बैटरी से जोड़ दें, तो इसमें क्या प्रवाहित होने लगेगा बच्चों, इसमें चुंबक स्थापित हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो करते क्या है, प्रणालिका क्या है, प्रणालिका एक नर्म लोहे की क्रोड पर तार को लपेटकर बनाई जाती है, जिसके तार के दोनों सिरों को बैटरी के धन व ऋण सिरे से जोड़ने पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसे कहते हैं प्रणालिका। बात समझ में आ गई? अच्छा, कॉपी पे लिखना चाहते हो कि प्रणालिका क्या होती है? सियोम सा डिफिनेशन बोलते हैं, जरा लिख लो ध्यान से बच्चों। मैं डिफिनेशन बोलने जा रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रणालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। देखो ना बच्चों, बेलनाकार है, एक बेलनाकार कुंडली होती है। उसके बाद लिखना, इसे बनाने के लिए बच्चों हम लोग चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के तार को लपेट देते हैं। लिख लिया आपने? इसके बाद जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, स्थापित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यदि प्रणालिका में बहुत सारे तार लगा दिया जाए, जैसे इतने सारे तार लगा दो, तो जब इतने सारे तार लगा देंगे, अभी इसको हम बोल देंगे, लिख लेना, जब प्रणालिका में बहुत सारे तार लपेट देंगे हम लोग, तो प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर की तुलना में बहुत अधिक होगा। इसका मतलब इसके जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तुलना में बहुत अधिक होगा। इसलिए बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम ना के बराबर लेंगे कि भाई बाहर है ही नहीं चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा मानकर चलेंगे। यह बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? तो अभी मैंने जो बोला था उसी के आगे लिख लो कि जब प्रणालिका में बहुत अधिक तांबे के तार लपेटे जाते हैं तो बाहर की तुलना में प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक होता है। बात समझ में आ गई? प्रणालिका समझ में आ गया कि करते क्या है? चलो करते क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। ये मान लो कि तार है, ये हमने तार लिया, और ये हमारी मान लो कि नर्म लोहे की एक क्रोड है, और इस नर्म लोहे की क्रोड पे बच्चों इस तरीके से हम लोग तार को लपेट देते हैं, कुछ ऐसे ऐसे बच्चों हम लोग तार को लपेट देते हैं ऐसे। ठीक है, जब देखो ना तार को ऐसे लपेट दिया, और उसके बाद इसके दो ध्रुव बनेंगे। इन दोनों ध्रुव को हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे। इन दोनों ध्रुव को हम लोग क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे। अब आपने देखा कि जैसे ही हम लोग इसको बैटरी से जोड़ेंगे, अब जरा ध्यान से इसको देखना,
मैंने बोला ना कि भाई देखो ये तार ऊपर से जा रहा है, ऐसे घूम के आ रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, ऐसे तार घूम के आ रहा है, ऐसे ऐसे तार घूम के आ रहा है बच्चों, ठीक है। और ये इसका जानते हो ऋण सिरा है। अब ये जब ऐसे तार घूम के आ रहा है तो इसका मतलब धारा ना उस तरफ है। भाई धारा ना देखो, ये धारा ऐसे बह रही है, अंदर की ओर जा रही धारा, ऐसे जा रही है धारा, फिर ऐसे घूम के आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे 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 घूम के आ रही है, और बाद में आके बाद यहां पे आ गई बच्चों, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना कि धारा जो है वो ऐसे है, ऐसे बच्चों धारा है। धारा की दिशा ऊपर के हिस्सों के लिए बच्चों अंदर की ओर है, धारा की दिशा ऊपर के हिस्सों के लिए अंदर की ओर है, और जो नीचे के हिस्से हैं वहां से धारा ऐसे आ रही है, और ऊपर के हिस्सों में देखा जाए तो धारा अंदर जा रही है। बात समझ में आ गई, इतनी अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। तार वार हटा देते हैं अब हम, चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल बिजली घर बना रखा है आजकल। चलो समझ में आया कि क्या होता है प्रणालिका, लिख लिया कॉपी पे। अब हम लोग समझते हैं कि लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसे समझने के लिए मुझे बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना पड़ेगा, और मैंने फिर बोला कि अगर आप थोड़ा टाइम देकर अच्छे से समझेंगे तो ही अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर कोई वीडियो 10 मिनट का है और समझ में ना आए तो वीडियो 15 मिनट का देखना अच्छा होता है। तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे हम, जरा ध्यान से देखिए। मान लो कि हमारे पास बच्चों, ध्यान से देखिए, मान लो हमारे पास ये एक क्या है, नरम लोहे की क्रोड है। इस नरम लोहे की क्रोड पर हमने कुछ तांबे के तार के फेरे इस तरीके से बना दिए हैं। देखो ऐसे गया, ऐसे बच्चों, ऐसे, ठीक, ऐसे बना दिया, और उसके बाद फिर हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। ये हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया बच्चों। ये बैटरी से जोड़ने के बाद कुंजी लगाया और उसके बाद यहां से जोड़ दिया। कॉपी पे बनाना है, ठीक। अब आपको पता है कि जो इसमें धारा बहेगी बच्चों, वो धारा किधर से किधर को बहेगी, ये धारा आई धारा होगी, ऐसे जाएगी और वापस ऐसे आएगी। देखो अब हम आपको एक यहाँ पे तरीका बताते हैं। जैसे कि आप किसी कुमार मित्तल की बुक को या एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ देखा होगा, कहीं क्रॉस का चिन्ह बना होता है, कहीं डॉट का चिन्ह बना होता है। जब कोई भी चीज अंदर की ओर जा रही है, जैसे देखो धारा ना, इसको जरा ध्यान से देखो, ऊपर का हिस्से में अंदर की ओर जा रही है, नीचे से बाहर की ओर आ रही है, फिर ऊपर से अंदर जा रही है, फिर बाहर से आ रही है, ऐसे हो रहा है ना, ऐसे देखो, ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो ऊपर के हिस्से में अंदर जा रही है, नीचे के हिस्से से बाहर आ रही है। फिर से सुनिए, ऊपर के हिस्से से अंदर जा रही है, नीचे के हिस्से से बाहर आ रही है। सुनिए ना, ऊपर के हिस्से से गई, नीचे से बाहर आई, फिर ऊपर से गई, फिर नीचे से बाहर आई। जब अंदर की ओर जाती है तो उसके लिए हम लोग डॉट डॉट नहीं, क्रॉस क्रॉस चिन्ह बनाते हैं। तो हमने बच्चों मान लो यहां पे बना दिया कुछ इस प्रकार से चिन्ह, ठीक है, कि यहां पे धारा अंदर की ओर जा रही है, और बच्चों इस तरीके से हमने बना लिया। आप बुक में भी देखोगे इसी तरीके से होगा। अब नीचे से बाहर की ओर आ रही थी, नीचे से बाहर की ओर आ रही है, तो हमने यहां पे बना लिया कि देखो इस तरीके से डॉट डॉट चिन्ह, ठीक। ये हमने ऐसे बनाया, देखो ये डॉट वाले बना दिए। तो डॉट का मतलब होता है कि कोई चीज बच्चों बाहर की ओर आ रही। 3D डायग्राम ऐसे ही बनाए जाते हैं, बाहर की ओर आ रही, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर जा रही, ठीक। अब बच्चों जो हमने बनाया है, अब आपको पता है कि इसमें अब जैसे ही हम लोग इसमें जो तार होगा उसको बैटरी से जोड़े हैं तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा स्थापित होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र इसमें स्थापित होगा, देखो ऐसे टॉपिक पढ़ाने में ही मजा आता है मेरे को। इससे पहले वाला ना बोरिंग टाइप का था, लेकिन फिर भी पढ़ाना तो था ही। अब बच्चों क्या किया, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब ध्यान से देखो, धारा की दिशा अंदर की ओर है, धारा की दिशा अंदर की ओर है, और उसके बाद फिर नीचे से इस तरफ है। इसका मतलब धारा की दिशा ऐसे है। अब आपने, जब आप 10th क्लास में थे तो आपने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, कि दाएं हाथ का नियम और अंगूठे का नियम, ये सारी चीजें। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये जब धारा अंदर की ओर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ले सकते हो, ठीक है। आप ऐसे देखो, ऐसे, ठीक, ऐसे। आपने एक नियम पढ़ा होगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ वाला वो जो नियम, ये देखो ऐसे, ये धारा की दिशा होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक। तो अगर मैं इसको अब ऐसे देखो, ऐसे कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये अब ये हमारा मान लो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये बच्चों धारा की दिशा है, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन ये धारा ऐसे है ना, देखो ऐसे। अब ऐसे ऐसे तो हम दिखा नहीं सकते, तो हमने क्या किया, हम इसको उल्टा मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं धारा है, और इसको मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, और इसको मान लेते हैं धारा। तो जरा देखो, ऐसे धारा ऊपर से जा रही है ना, ऐसे ऊपर से ऐसे जा रही धारा की दिशा, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है। तो बच्चों ऐसे जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर को है कि नहीं,
इसका मतलब ये हमारी जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगे बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं। समझ में आ रही बात? ऐसे इनकी दिशा उस तरफ से इस तरफ की ओर होगी, तो ऐसे हमने बना लिया, ये दिशा होगी। अब बच्चों जिधर से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं वो मेरा कौन सा ध्रुव होगा? उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा ध्रुव होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। इसका मतलब इधर भी हमारा उत्तरी ध्रुव है और इधर मेरा दक्षिणी ध्रुव है। ये बातें यार कोई नहीं बताता, सच कह रहा हूं, ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको। आपको डायरेक्ट ये चीजें बच्चों सिखा दी जाती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए बहुत आराम से मेरी बात को प्लीज सुनिए जो मैं आपको यहां सिखा रहा हूं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना जरूरी भी है, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत आराम से समझो। अब इतना आ गया। अब हमें इसके ऊपर अपना एम्पियर का परपथी नियम लगाना है। अब एम्पियर का परपथी नियम लगाने के लिए हमें एक बंद परिपथ चाहिए। तो ये तो बंद परिपथ नहीं दिख रहा, तो हमने क्या किया हुआ है कि इसमें एक बंद परिपथ मान लिया। मान लो ऐसे, हमने इसमें एक ऐसे बंद परिपथ मान लिया। अब इस बंद परिपथ में जो हमने यहां पे बना दिया है, इस बंद परिपथ में ये हमने माना कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी है, ये सी है और ये डी है। हम ए से बी की ओर आएंगे और क्या ज्ञात करेंगे कि यहां पर ए से लेकर बी तक कितना चुंबकीय क्षेत्र है। फिर हम बी से सी पर जाएंगे, यहां ज्ञात करेंगे कि कितना चुंबकीय क्षेत्र है, और उसके बाद फिर हम लोग सी से डी पे जाएंगे, देखेंगे कितना चुंबकीय क्षेत्र मिला, और यहां आएंगे तो देखेंगे कितना चुंबकीय क्षेत्र मिला। सबको आपस में जोड़ लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आई बात? अब ध्यान से देखना, यहां से जो ए बी हमारा है, उसका ए बी पूरी लाइन के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन इसमें यहां तक चुंबकीय क्षेत्र है, इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि हमने बताया बाहर नहीं होगा, बिल्कुल अंदर होगा। और इसके नीचे चुंबकीय क्षेत्र है पर ऊपर नहीं है। लेकिन अब हम इसमें कुछ करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। इतना समझ में आया? बोल दूं, लिख लोगे या लिख दूं मैं? मेरा लिखना ज़्यादा सही रहेगा जहां तक मुझे लगता है। आप इसकी स्पीड बढ़ा के थोड़ा देख लीजिएगा बाद में। ठीक, तो सबसे पहले हमने माना कि माना एक बच्चों, मैं अभी इसको जल्दी जल्दी से लिख देता हूं, लिख लो बच्चों। माना एक लंबे तार में, एक मिनट रुकिएगा। माना एक लंबी प्रणालिका, है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है बच्चों। मैंने फिर बोला, अगर टाइम देकर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो टाइम दीजिए, ठीक है? जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। यदि ये इतना लिखा, प्रणालिका में फेरों की संख्या, ऐसा मान लेंगे कि प्रणालिका में फेरों की संख्या, मान ली कि इस प्रणालिका में हमारे जो फेरे हैं वो कितने हैं? वो n फेरे हैं, ठीक है? फेरों की संख्या स्मॉल n है। ये बच्चों हमने मान ली कि प्रणालिका में फेरों की संख्या कितनी है? n है, ठीक है? प्रणालिका पर एक बंद परिपथ ABCD मान लेते हैं। ABCD बच्चों क्या करते हैं हम लोग? मान लेते हैं। ये हमने ABCD एक परिपथ मान लिया। मुझे नहीं लगता कि आपको 1% भी अभी इसमें कोई भी समस्या होगी बच्चों। ठीक, अब आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखना था। ठीक है, ABCD मान लेते हैं। क्लियर हो गया इतना? कोई भी समस्या नहीं। अब इसके बाद जो हम लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। AB की दिशा, AB हुआ, ये AB है और ये CD है।
हम अगर ध्यान से देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये ए बी की दिशा और ये सी डी की दिशा दोनों आपस में क्या है बच्चों, समांतर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी व सी डी की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र लिख लीजिए या प्रणालिका लिख लीजिए, की दिशा प्रणालिका के समांतर तथा BC और CD, BC और AD की दिशा, BC व AD की दिशा प्रणालिका के लंबवत है। प्रणालिका के बच्चों क्या है, लंबवत है। ये बात आप लोगों ने लिख ली होगी, अच्छे से समझ लिया होगा कि ये इसके लंबवत है, ये हमने मान लिया, कोई भी समस्या नहीं होगी अब आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर का परपथी नियम लगाएंगे इस ABCD में। मैं इसको पूरा साफ करने जा रहा हूं, इसलिए प्लीज आप लोग अगर अभी तक इसको नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, रुक जाओ, मैं आपको टाइम देता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, प्लीज ले लिया होगा आपने। ठीक है, सुनिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसको पूरा भी साफ करता हूं, क्योंकि इसी पेज में समझाएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, सुनिए, अब हम लोग क्या करेंगे, आयताकार जो हमने माना है बच्चों, आयताकार लूप जो हमने पूरा का पूरा बच्चों मान लिया है। ठीक है, आप इसको परिपथ भी कह सकते हो। आयताकार परिपथ ABCD में एम्पियर का परपथीय नियम लगाने पर, अब सुनिए कि एम्पियर का परपथीय नियम लगाएंगे तो क्या होगा। वो कहता है कि BDL बराबर μ0 I, यही तो कहता है, यही तो कहता है। उसके बाद हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। परंतु अब ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु इस BDL को अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आएगा, ध्यान से सुनिए, अब यहां हमने लगाया था ना कि संपूर्ण परिपथ के लिए हम इसको 4 भागों में तोड़ दिए यार। पहला भाग AB, फिर BC, फिर CD, फिर AB। जो बच्चे मैथ से हैं जब वो समाकलन पढ़ लेंगे तब उनको ज्यादा समझ में आएगा। जो बच्चों बायो से हैं, जो बच्चे भी बायो से हैं, उनको बिल्कुल समझ में आएगा। जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब है संपूर्ण परिपथ, भाई गोला बना दिया ना, तो ये संपूर्ण परिपथ के लिए होगा, लेकिन हमने इसको 4 भागों में तोड़ा है, AB, BC, CD, DA। ठीक, तो हमने माना कि A से लेकर B तक पहले ज्ञात करेंगे, तो इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। ठीक है, निश्चित समाकलन, तो हम A से B तक पहले ज्ञात करेंगे और फॉर्मूला होगा हमारे पास BDL, यही होगा बच्चों। ठीक, फिर उसके बाद अब हम लोग B से C तक ज्ञात करेंगे, वो होगा B और उसके बाद DL। ठीक, प्लस करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा छोटा भी करेंगे, रुक जाओ बच्चों, देखो। ठीक, मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है, उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। फिर भी सुनिए, BDL, अब हमने BC कर लिया, इसके बाद हम CD करेंगे, है ना, C से लेकर D तक, और वो भी होगा B और उसके बाद DL। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिख रहा हूं, इस पर ध्यान नहीं दोगे तो सब गलत होगा। फिर उसके बाद D से C तक, D से A तक, सॉरी, ये भी होगा B और उसके बाद DL। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, A से लेकर B तक, यार ये तो अंदर है,
ये तो अंदर है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे मानूं कि ये हमारा डीएल है, तो यहां पे डीएल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है कि नहीं बताओ? डीएल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है ना? तो डीएल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है। इसका मतलब यहां पर जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा कि नहीं? तो हमने माना कि भाई यहां पे जो थीटा बनेगा वो बनेगा ए से लेकर बी तक, और ये बनेगा बी और डी एल कॉस थीटा, यहां पर ये बनेगा बच्चों, ठीक है। और ये जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री का। मैं टाइम देख रहा था, ये थीटा जो बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। इसके बाद यहां पर जो बी से लेकर सी तक है, यहां पर जो थीटा बनेगा बी डी एल और कॉस 90 डिग्री बनेगा, यहां 90 डिग्री का बनेगा। देखो इसके बीच में 90 डिग्री का होगा, ये इसकी दिशा और डीएल की दिशा ऊपर की ओर है, ठीक। प्लस करोगे और फिर से बी से सी तक हो गया, अब सी से डी तक जाएंगे, सी से डी की ओर। फिर से सुनिएगा, सी से डी की ओर। यहां पर सी से लेकर डी तक हमने बनाया और हमने ये देखा कि सी से लेकर डी तक, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये डीएल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये बच्चों डीएल की दिशा। इसका मतलब है कि ये इधर आ रहा है, वो इधर जा रहा है, और यहां पे जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा बच्चों? 180 डिग्री, ठीक। तो हमने लिख लिया कि यहां पर बनेगा जो बी डी एल और कॉस बच्चों 180 डिग्री, ठीक। फिर से आ जाओ, डी से लेकर सी तक आएंगे, देखेंगे कितने डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री का, ठीक। तो सॉरी, हाँ 90 डिग्री का। तो डी से लेकर ए तक आएंगे, सॉरी डी से ए तक, और देखेंगे तो बन रहा है बच्चों 90 डिग्री का, और बी डी एल और कॉस 90 डिग्री, ठीक। अब आपको ये बात पता है कि 90 डिग्री का मान तो 0 होता है, इसका मतलब ये सेकंड पार्ट और ये वाला पार्ट पहले ही खत्म हो गए। बोलो खत्म हो गए ना बच्चों? तो नए पेज पे जाएंगे और देखेंगे कि मेरे पास जो मिलेगा कि वो मिलेगा बच्चों बी और डी एल, और सुनिए ये बचेगा मेरे पास ए से लेकर बी तक, और बी एल कॉस बी डी एल कॉस 0 डिग्री बचेगा, और प्लस मेरे पास बचेगा सी से डी तक, सी से डी तक, और ये बचेगा बी डी एल और कॉस 180 डिग्री। बताओ ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ, ठीक। अब यहां से हमको मिला कि ए से लेकर बी तक बी डी एल, और देखो ये क्यों खत्म हो गए दोनों, ये और ये क्यों चला गया? क्योंकि 90 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक। अब यहां से हमको मिला cos 0 का मान तो 1 हो गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। अब सोचोगे सर कैसे? मैं बताता हूं। आपको लिखना है यहां पर कि चूंकि प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम लोग प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो वो कितना आता है? 0 होगा, ठीक है। अतः जो हमारा सी से डी तक था वो आंसर आएगा बराबर 0। थीटा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा मान 0 हो गया। समझ में आई बात? भाई बाहर तो कुछ था ही नहीं चुंबकीय क्षेत्र, तो इस तरीके से आ गया हमारे पास यहां पर बी डी एल, तो यहां से पूरा आंसर आएगा बी, और डीएल बच्चों कितना हो जाएगा? ये एल हो जाएगा। और हम लोग एम्पेयर के परपति नियम से जानते हैं कि ये म्यू 0 और आई होता है, तो यहां से आएगा म्यू 0 और आई। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता कि आपको 1% भी अभी भी कोई भी समस्या होगी, आपको सब समझ में आया होगा जितना मैंने अभी तक बताया है, ठीक। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे भी इसको शुरू करते हैं और इसको फिर आगे समझते हैं, ठीक। सुनिए, अब हमने ये माना था कि इस जो प्रणालिका बनाई थी इसमें फेरों की संख्या कितनी मानी थी? n मानी थी। इसमें n फेरे हैं, हमने ऐसा माना, ऐसा ही तो माना था, देखो स्टेटमेंट लिखा भी था। तो हमने ये माना था कि चूंकि
हमने माना था कि चूंकि प्रणालिका में हाँ एक चीज, हाँ जो आपने स्टेटमेंट अभी लिखा था ना इससे पहले कि प्रणालिका में फेरों की संख्या n है, अगर मैंने वहां एक वर्ड ऐड ना किया हो कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो जरूर ऐड कर लेना, ठीक। तो हाँ, चूंकि प्रणालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बच्चों कितनी है, n है। अतः यदि प्रणालिका L लंबाई की हो जाए तो क्या करोगे, अतः L लंबाई की प्रणालिका में भाई एकांक लंबाई में मतलब 1 मीटर लंबाई में n फेरे हैं, 2 मीटर में 2n होंगे, 3 मीटर में 3n होंगे, तो L अगर लंबा होगा L मीटर तो LN होगा या NL कह सकते हो, है ना। तो L लंबाई की प्रणालिका में फेरों की संख्या NL है। ये हमने मान लिया कि फेरों की संख्या कितनी है, NL है। अब ध्यान से सुनना कि अगर एक फेरे में कुछ धारा बह रही हो, ठीक, और वो धारा हमने मान ली कि I0 है, तो 2 फेरे में कितना बहेगा, 2I0। 3 फेरे में कितना बहेगा, 3I0। n फेरे में कितना बहेगा, NI0। लेकिन NL फेरों में कितना बहेगा, NL0। फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक फेरे में धारा बह रही है I0, 2 फेरे में कितनी बहेगी, 2I0, 3 फेरों में कितनी बहेगी, 3I0। और मैं ये बोलूं कि इसमें n फेरे हैं तो कितनी धारा बहेगी भाई, NI0, जिसको ही हमने अभी क्या मान रखा था, I मान रखा था। NI0 मतलब बच्चों, NI0 मतलब I, यहां से कॉन्सेप्ट निकला, ठीक। अब उसके बाद हमने माना कि NL फेरे हो तब, तो NLI0। ये बात भी कोई प्रूफ करके नहीं दिखाता आपको, समझ में आई बात। चलो, तो हमने माना कि यदि प्रणालिका के एक फेरे में I0 धारा बह रही हो तब बच्चों NL फेरों में धारा कितनी बहेगी, NLI0 बहेगी। बात समझ में आ गई, कितनी धारा बहेगी, NLI0 बहेगी। भाई एक फेरे में कितनी बह रही थी, I0, 2 फेरे में 2I0, n फेरों में हमने बोला कि NI0। लेकिन अगर हमने बोला कि पूरी धारा कितनी है, आप बोलोगे I, भाई पूरी धारा कितनी बह रही, I, इसका मतलब वो जो I था वो प्रणालिका में पूरी धारा के बराबर था, तो वो I का मान बह हो गया है NLI0। अभी मैंने NI0 बोला था ना, लेकिन L से मल्टीप्लाई भी होगा, क्यों, क्योंकि I तो पूरी प्रणालिका में धारा बह रही थी। मैं ये मान लूं कि उसमें एक फेरे में धारा इतनी है, तो एक फेरे में धारा I0 है, तो NL फेरे हैं जिसमें NLI0 होगा। अब पेपर में जब क्वेश्चन करोगे तो कैसे करोगे, मान लो क्वेश्चन आ गया कि प्रणालिका में इतनी धारा बह रही है, तब आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन अगर बोला जाएगा कि एकांक लंबाई में धारा बह रही है, तब अभी जो फॉर्मूला आएगा वो वाला यूज करना है। सुनिए, ठीक, अभी हमने BL μ0 I निकाला है, तो हमने लिखा कि BL μ0 और I निकाला है ना, तो हमने यहां लिखा I की जगह पे क्या हो जाएगा, अब NLI0 ये हो जाएगा, ठीक। तो अब यहां से आ जाएगा, L से L कट जाएगा, बचेगा कितना, B बराबर μ0 NI0, ये बहेगा बच्चों। समझ गए,
एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा दिया होगा कि एकांक एकांक लंबाई में बह रही है जो धारा वो कितनी है, म्यू नॉट, वो दिया होगा आपको भाई, एक फेरे में सॉरी बह रही है तो आई नॉट। फिर उसके बाद आपको ये सब दिया होगा, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें डायरेक्ट दी होंगी, आपको यूज़ करना है फॉर्मूला। बताओ क्या बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आई? कुछ ऐसा जो अभी भी लगता हो कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अभी जो मैंने पूरा निगमन किया है हमें उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। जाने से पहले हम आपको बोल के जाएंगे कि अगर आपने अभी तक हमें नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां से आपको डेली नोटिफिकेशन और पीडीएफ नोट्स भी मिलता रहता है बिल्कुल फ्री में, कुछ भी अलग से पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं अभी इसलिए बोलने लगा हूँ क्योंकि बच्चों को जैसे ही लगता है कि टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों को लगता है पैसा देना, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है, जाके आप इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम समझेंगे कि टोरॉइड क्या होता है और टोरॉइड के कारण कैसे बच्चों हम लोग टोरॉइड के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो ज्ञात करेंगे। ठीक, यहाँ हमने प्रणालिका के कारण देख लिया, अब हम लोग टोरॉइड और प्रणालिका लगभग सेम ही है, बस कुछ अंतर है जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। चलो अभी बता देते हैं। प्रणालिका ऐसे बना, इसको घुमा के अगर ऐसे बना दोगे टोरॉइड बन जाएगा। ठीक, मतलब प्रणालिका के दोनों मुंह आपस में जोड़ दो, टोरॉइड बन गया। ठीक, चलो आज के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहिए बच्चों, क्योंकि इसके बिना लाइफ में आगे कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू।